धन्यवाद दिनेश जी। निश्चित रूप से केवल अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बहिष्कार की ही बात करते रहेंगे, कोई कोई वैकल्पिक बात नहीं करेंगे, तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। उस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान हिंदुस्तान ने भारत ने जो रवैया अख्तियार किया, निश्चित रूप से एक गंभीर प्रतिक्रिया थी और होनी भी चाहिए थी। लेकिन उस मुद्दे पर दुनिया के अन्य देशों के साथ भी समर्थन जुटाने की आवश्यकता होती है। अगर आप दुनिया को या अपने पड़ोसी देशों को या उस देश जिसके साथ आपके विवाद हैं उसके खिलाफ अगर कोई आप तार्किक तरीके से अगर आप अपनी बात नहीं कर पाएंगे तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। हाल के दिनों में पिछले कम से कम एक दशक से स्थिति है कि विदेश नीति के नाम पर केवल सत्तारूढ़ दल, जो आज भारत का सत्तारूढ़ दल है, उसके नेता हैं, उनके छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कभी होता नहीं है या दुनिया के अन्य देश करते नहीं है। आप डिप्लोमेसी एक अलग चीज होती है, उससे बड़ी गंभीरता और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अगर उससे अलग हट करके आप कुछ करने चाहेंगे और अगर वो बहुत प्रभावी और तार्किक नहीं होगा तो उसको उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। दुनिया के तमाम देश, कोई ऐसा देश नहीं जो लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां पक्ष नहीं है विपक्ष नहीं है, लेकिन सत्ता बदलने के बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा विदेश नीति या विदेशी संबंधों को लेकर के जो कार्य किए गए होते हैं उसकी आलोचना सरकारें आमतौर पर नहीं करती, अपने सब सुधार कर लेती है। लेकिन डोमेस्टिक इशूज को विदेश मामलों को लेकर के जाती नहीं है। युगांडा में यांगून में मैंने जा करके व्यक्तिगत रूप से देखा है, बहुत भारत के लोगों को, भारत के नेतृत्व के प्रति लोगों के मन बहुत ही सम्मान रहा। मतलब सैनिक शासन आने के बाद भी भारतीयों के प्रति, भारतीय सरकार के प्रति वहां के स्थानीय लोगों में एक अलग तरह का उत्साह और एक अलग तरह का सम्मान का बोध मैंने देखा था। यही स्थिति मैंने काठमांडू में देखी है, मैंने कोलंबो में देखी है, जहां वहां के स्थानीय नागरिक भारत को बड़ी आत्मीयता के साथ याद करते हैं और एक उस तरह का संबंध चाहते हैं। लेकिन अगर आप क्राइसिस में मदद के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर आपके नैतिक समर्थन से बात नहीं चलती। आप क्यों नहीं करते हैं कि नहीं मुझे नैतिक में सरकार का नैतिक समर्थन तो है, लेकिन जब आर्थिक सहायता की बात होने लगेगी तो फिर आप पीछे हटते चले जाएंगे। यांगून की स्थिति है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बंदरगाह बनाना हो, स्टेडियम बनाना हो, हाईवेज बनाने हो, और अथाह पैसा वाला चाइना का लगा हुआ है। इवन रेल नेटवर्क सर, चाइना से पूरा बे ऑफ बंगाल में रेल नेटवर्क पूरा बना दिया उसने सर ने। उनके द्वारा बनाई हुई सड़क, जो उनकी पुरानी राजधानी है यांगून और नई राजधानी है नेपिता, करीबन 10 या 11 लेन की सड़क है, बड़ी चौड़ी सड़क है, और उस सड़क पर चल के हमने देखा कि चाइना ने कितना पैसा खर्च किया है। यांगून का जो नया हवाई अड्डा है उसको चाइना ने डेवलप किया है, कितनी सुविधाएं वहां उससे जुटाई है। निश्चित रूप से भारत की भी कई परियोजनाएं वहां चल रही है, सड़क के भी क्षेत्र में चल रही है, रेल के भी क्षेत्र में चल रही है, और अन्य संस्थाओं के विकास में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारी परियोजनाएं चल रही है भारत में। लेकिन एक रिश्ता जो और मजबूत होना चाहिए, उसमें जो गति आनी चाहिए वो नहीं आई। इसका होगा कि आप पिछड़ते चले गए, और भारत के खिलाफ चाइना का जो रवैया रहा, चाइना ने अपने तमाम आर्थिक विभिन्न देशों से संबंध सुधारने में, अपना प्रभाव अर्जित करने में उससे सबसे ज्यादा सहारा लिया हुआ है आर्थिक संसाधन। एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और उन्होंने अपने दूसरे देशों में पैसा लगाने में कोई कोताही नहीं बरती और जम में पैसा खर्च किया, खासतौर से आधारभूत संरचनाओं के विकास में। और वो हर क्षेत्र में उनकी दखल होती गई। मैं कोलंबो में और काठमांडू में लोगों ने कहा कि हम चाइनीज सहायता को लेकर के उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। उनको लगता है कि चाइना का जितना दखल बढ़ेगा
वह उतनी ही अपनी जमीन से कटते चले जाएंगे, उनकी सभ्यता, परंपरा, समृद्धि, सांस्कृतिक परंपराएं सब क्षीण होते चले जाएंगे। ये मन में उनके भय है। और वह चीन की जो कार्यशैली रही है और पूरी तरह से प्रभावी हो जाने की जो कार्यशैली है, उसको लेकर के उनके मन में तरह तरह की चिंता है। उसके पलट वो भारत को मानते हैं कि वो एक ऐसा सहयोगी संगठन है जो हमको अपने आप में हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और सहायक सिद्ध होता है। लेकिन अगर उनको पैसे की आवश्यकता है तो वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, या उनको अपने स्तर पर भी उनको अपने आर्थिक संसाधन विकसित करने के लिए अवसर देने पड़ेंगे। हाल के पिछले एक दशक की जो हमारी विदेश नीति है, उस विदेश नीति में को हम अपने काफी कुछ अंदरूनी राजनीति से प्रेरित होकर के हमने विकास करना शुरू किया। 2014 में जब ये पिछला जो इस्लामाबाद में सार्क की बैठक होने वाली थी, उसका बहिष्कार किया गया। लेकिन यह केवल भारत और पाकिस्तान को संस तो है नहीं। भारत है, पाकिस्तान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, 7 देशों से सदस्य हैं। एक राय तो बननी चाहिए थी। अब एक स्टैंड स्टिल अगर बात बन गई तो निश्चित रूप से केंद्रीय देशों में इस तरह की वो पहल करेंगे कि ये जो ठहराव आ गया उसमें गति आवे। चाइना ने इसका उपयोग किया और वो कभी हालांकि नहीं कि बाकी जो अन्य देश हैं वो भी उसके साथ मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से तो चाइना ने बात की ही। और अगर सार्क देशों के नाम, इस संगठन के नाम पर कोई एक नया संगठन चाइना बनाने में सफल हो जाता है और भारत भले उसका सदस्य हो जाए लेकिन एक अलग थलग होने की नौबत आ जाएगी, तो हमारा कूटनीतिक स्तर पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। और आप इस तरह की जो कूटनीतिक क्षतियां हैं उनको उसकी भरपाई आसानी से होती नहीं है। आज क्या स्थिति है कि आप पाकिस्तान को जो पूरा का पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सफल रहा था, एक ऐसे देश के रूप में उसकी पहचान बनाने में कामयाब हुआ कि आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला देश है। दुनिया के तमाम देश इसको मानते रहे। दुनिया ने इस मुद्दे पे अफगानिस्तान के हमले में भी अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंकवादियों को अफगानिस्तान भेजता रहा जब वो रूस के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। बावजूद इसके आज पाकिस्तान और भारत को एक साथ देखा जाने लगा। तो हमारी राजनीतिक चूक तो हुई। और अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, दुनिया के पैमाने पर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत देश के रूप में स्थापित नहीं करेंगे, और यह केवल कहने से नहीं होता, आंकड़ों से नहीं आता। अगर आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था है तो आप अपने पड़ोसी देशों या अन्य क्षेत्रों में भी आप अन्य देशों को सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि आपके पास आर्थिक संसाधन है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, गोया कि जो आपके दावे और वस्तुस्थिति दोनों में फर्क है। तो चाहे व्यापार बढ़ाना हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में अपने पड़ोसी देशों को सहयोग करने की स्थिति हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत उदार होना पड़ता है। और अगर आप इस लिहाज से बात को सोचना शुरू करेंगे, जो अंदरूनी राजनीति में जिस तरह की राजनीति करते हैं आप पोलराइजेशन की, तो फिर बात बनेगी नहीं। सार्क देशों के मन में भी भारत के प्रति एक तरह का विश्वास पैदा होना शुरू हुआ जब आपने 80-20 की राजनीति शुरू कर दी अपने देश में। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे। इस तरह की राजनीति से दुनिया के पैमाने पर अपनी साख बनाते नहीं हैं आप अपनी विश्वसनीयता को खोते चले जाते हैं। और भारत में आज की सरकार जिस तरह की नीतियों पे चल रही है फिर अंदरूनी मामलों में भी, उससे भी देश के प्रति लोग अन्य देशों में विश्वास हमने खोया है। तो आर्थिक मोर्चे पर भी हम दोनों किसी भी देश को सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, मजबूती के साथ आगे बढ़ करके। अंदरूनी राजनीति भी लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के विश्वास है। नागरिकों के स्तर पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो भी घटता चला जा रहा है। शिक्षा के स्तर पर भी हम जो एक हमारा एक मानक होता था और एक मान्य ऐसी स्थिति थी कि लोग दुनिया के तमाम देश हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे या एक एकेडमिक रिलेशंस बनते थे, उसमें गिरावट आई, क्योंकि
शिक्षा के स्तर पे भी जो गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता थी उसमें भी हम चूक गए, वहां भी नए नए तरह के एजेंडे लेके चले आए। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी आप बेहतर नहीं रखेंगे तो कौन आपके साथ संबंध स्थापित करेगा और क्यों करेगा? उसके पलट चाइना ने हर तरह की मदद, चाहे प्रौद्योगिकी का सवाल हो, चाहे आर्थिक सवाल हो, चाहे कृषि क्षेत्र में सहयोग का सवाल हो, हर तरह से आगे बढ़ करके लोग इन देशों को मदद करने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम आपके सामने संकट होगा। अगर विदेश नीति के नाम पर, कूटनीतिक संबंधों के नाम पर अगर आप अपनी व्यक्तिगत छवि बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप देश को आपको देश हित तो अपेक्षित हो ही जाएगा। और आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। ये जो दोनों चुनौतियों की आपने बात की, आर्थिक मामलों में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना अपने पड़ोसी देशों को या दुनिया के तमाम देशों को जिस तरह का सहयोग करता है, भारत तो कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है, इसके पास इतना आर्थिक संसाधन है ही नहीं। लेकिन एक सॉफ्ट पावर के रूप में जो विश्वसनीयता भारत ने बनाई थी, जो दुनिया में के लगभग हर देश में कायम रही है, उसमें भी हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। और सॉफ्ट पावर का कारण यह होता था कि हमारे जो कुछ आदर्श थे, उन आदर्शों पे हम कायम थे, उन आदर्शों को हमने कभी छोड़ा नहीं। वह जो आदर्श और नैतिकता और सोच में हमारी गिरावट आई, उसने हमको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। और अगर आप आर्थिक ताकत है नहीं, साइंस और प्रौद्योगिकी में आपकी उतनी दखल है नहीं, और सॉफ्ट पावर के जो एलिमेंट्स है वो भी आप में कम हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अलग थलग पड़ जाएंगे और आपके दुनिया के पैमाने पर आपकी स्थिति घटेगी और आपका असर बढ़ने वाला नहीं है। और इन क्षेत्रों में खासतौर से जो आर्थिक संसाधन से संपन्न देश है, उनका असर बढ़ता चला जाएगा। और आज हम देख रहे हैं चीन के साथ स्थिति वही होती चली जा रही है कि चीन जबरदस्त तरीके से बड़े देशों को चैलेंज करने की स्थिति में हो। आज अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं, तो हम और आप क्या? क्योंकि उसने अपने आप को एक केंद्रित किया है। अगर आप वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्व देगा और हम अभी वहीं आप उन चीजों को प्रोत्साहित करते रहेंगे जो आपको अंदरूनी राजनीति में सहायक साबित होंगे, तो फिर तो दुनिया में भी आप पिछड़ते चले जाएंगे। कोई वजह तो होनी चाहिए कि आप लोगों की निगाह में महत्व बढ़े, कोई तो वजह होनी चाहिए। अगर आप नहीं है तो नहीं है। अगर आप जिन देशों के साथ आप खड़े रहे, मूल्यों के साथ आप दुनिया में विभिन्न देशों के साथ खड़े रहे, उनको समर्थन करते रहे, उसको भी आप छोड़ते चले जाएंगे, तो स्वाभाविक सी स्थिति है कि आपकी स्थिति खराब होती चली जाएगी। और यह बड़ी चिंता का विषय है। अगर जो बात हो रही है कि अगर सार्क को रिप्लेस करके या सार्क के नाम पर दूसरा संगठन तैयार कर लिया गया, यह एक बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। और जहां तक आपने समर्थकों की बात की, ये तो बड़ा अजीब सा दौर हो गया है कि ऑब्जेक्टिव सोच ही नहीं है। आज सरकार समर्थन कर रही है, अगर कल उसने कहा कि ब्रिक्स एक नया करेंसी लेकर के आएगा, तमाम लोग खड़े हो गए कि ठीक है, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है और डॉलर को किनारे कर दिया जाना चाहिए। जब सरकार दबाव में आ गई और कही कि नहीं ब्रिक्स कोई अपनी नई करेंसी लेके आएगा, फिर सरकार के इसी पक्ष में लोग खड़े हो गए। वही लोग हैं। ये एक तरह का जो ये डमरू बजाने वाले लोग हैं, ये किसी का भला नहीं करते, समाज का ही भला नहीं करते, आम नागरिकों का ही भला नहीं करते और अपना ही भला नहीं करते। क्योंकि जब ऐसा है, जब गिरावट होगी, पराभव आएगा, तो उसका शिकार खुद भी होंगे। तो ये तो एक अजीब सा समूह सत्तारूढ़ दल ने तैयार कर लिया है। तो उसको लेकर के केवल हम और आप ये कह सकते हैं कि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आम नागरिकों के ऊपर इसका खराब असर पड़ेगा। जी।